नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। वक्त हो चुका है सवाल इंडिया का। एनडीटीवी पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। जो कल दिल्ली में जिस तरीके से खबर आई थी और उस खबर के बाद दिल्ली के अंदर भी ना सिर्फ लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया, रिश्तों को तार तार करने वाली जो खबर थी जिसने कई तरीके से दुनिया को, लोगों को शर्मसार जरूर किया है। अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के आरोपी अफसर प्रभुदय खाका को आज कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर दिल्ली पुलिस ने इस अधिकारी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। अफसर पर आरोप है कि उसने 2020 में अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया जब वो सिर्फ 14 साल की थी। उनकी पत्नी भी उस अपराध में शामिल थी। पुलिस के मुताबिक जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो अफसर की पत्नी ने उसे गर्भपात की दवा खिलाई। इस घटना से लड़की काफी डिप्रेशन में चली गई। जब डिप्रेशन के इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास भेजा गया तो उसने अपनी आपबीती डॉक्टर्स को सुनाई। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करके अफसर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सस्पेंड करने का आदेश भी दिया है। इस खबर से जुड़ी हुई और भी जानकारियां इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। जो सूत्र हैं दिल्ली पुलिस के, वो जांच जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि आरोपी जो डिप्टी डायरेक्टर है उस गिरफ्तारी से बचने के लिए कोशिश में उसने बहुत हाथ पैर मारे। बताया जा रहा है कल सुबह करीब 9:30 बजे वो अपने घर से निकला। डिप्टी डायरेक्टर ने एक वकील से संपर्क किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में बेल लगाने की तैयारी कर रहा था ये आरोपी। तभी पुलिस ने नॉर्थ दिल्ली के इलाके से इसको गिरफ्तार कर लिया। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कल देर रात पीड़िता से मिलने पहुंची और उसकी मां से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की। जब पीड़िता से उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो अस्पताल में ही धरने पर बैठ गई। उनसे बात की हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कल से आप यहाँ पर बैठी हैं, क्या आपकी मुलाकात विक्टिम या उसकी मां से हो पाई है? नहीं, मेरे को मिलने नहीं दिया गया और दिल्ली पुलिस बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही है। मैं समझ नहीं सकती कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ मैं, मुझे क्यों नहीं मिलवाया जा रहा विक्टिम से और उसकी माँ से। अगर विक्टिम की तबीयत खराब है, जो मैं समझ सकती हूँ, तो उसकी मदर से मैं क्यों नहीं मिल सकती? बिल्कुल झूठ फैला रही है दिल्ली पुलिस और एक तरीके से दादागिरी कर रही है। भाई, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का तो काम है लड़की से मिलना, उसकी मदद करना, उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, लीगल एड प्रोवाइड करना, और मुझे ही नहीं मिलने दिया जा रहा। 24 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, रात में भी मेरे को यहीं सोना पड़ गया। और दिल्ली पुलिस किस तरीके का एक्शन कर रही है। और सवाल दिल्ली पुलिस पे और भी उठते हैं क्योंकि 8 दिन हो गए थे, तब तक उन्होंने अरेस्ट नहीं करा था। क्योंकि ये अफसर है बड़ा सरकार में, तो दिल्ली पुलिस उससे दब रही है। अरेस्ट क्यों नहीं करा? तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं करा? एक तो अरेस्ट नहीं करा, ऊपर से जब हमें पता चला हमने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस इशू किया, दिल्ली सरकार को भी नोटिस इशू किया, और हम यहाँ आए हैं उससे मिलने के लिए तो मिलने ही नहीं दे रही। आप किसी से भी पता कर लीजिए, जब कोई केस होता है तो दिल्ली महिला आयोग वहां जाता है और बात करता है। आज तक कभी रोका नहीं गया। अच्छा, बाकी जितने मीडिया के साथी हैं या बाकी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी जाती हैं ऐसे केसेस में। अभी तक कोई भी लड़की से नहीं मिल पाया है, ना लड़की की माँ से मिल पाया है। तो ये तो बहुत अजीब बात है ना। ये अस्पताल की गुंडागर्दी है और दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी है कि मिलने ही नहीं दे रहे। पर सवाल महिला आयोग पर भी उठ रहे हैं। दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि ये मामला कल ही सामने आया, इसकी एफआईआर हुए कुछ दिन हो गए। तब तक स्वाति मालीवाल या जो महिला आयोग है उन्होंने क्या क्या किया, क्या कदम उठाए गए, क्यों ऐसा हुआ कि मीडिया के सामने जब ये पूरा मामला बाहर आया तभी इस मामले की टो ली गई। इस मामले के ऊपर एक्टिव दिखाई पड़े, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे स्वाति मालीवाल हों जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, तू मैं और अपने किसको क्या काम करना था वो अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डिस्टर्बिंग केस है। इसमें और क्या क्या जानकारियां आई हैं? आपने कुछ डिटेल्स भेजी थी कि ये लड़की शायद अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसको लेकर भी कई सारे अब एंगल तलाशे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो लड़की विक्टिम लड़की है उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। दरअसल 2007 में इसको गोद लिया गया था और तब से ये जो इसके मदर फादर हैं उनके साथ में रह रही थी।
लेकिन 2020 में इसके पिता की मौत हो गई। उस वक्त कोरोना चल रहा था। हालांकि उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई थी, लेकिन ये जो लड़की है ये अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए ये काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन 2 हफ्ते बाद ही इसकी मां ने जो आरोपी है उसके साथ उसे घर भेज दिया। आरोपी ने कहा कि वो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता है और आरोपी को लड़की मामा बोलती थी। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर अक्टूबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक आरोपी ने विक्टिम के साथ में रेप किया, उसको पानी में कोई नशीला पदार्थ दिया और 31 अक्टूबर 2020 को उसके साथ में रेप किया। उसके बाद ये जो लड़की है ये मार्च 2021 में वहाँ से आ गई और ये प्रेग्नेंट हो गई। इसने ये बात आरोपी की पत्नी सीमा रानी से बताई। सीमा रानी ने अपने बच्चे के सहयोग से, बेटे के सहयोग से जो पिल्स हैं वो इसको दी, जिससे इसका गर्भपात हो गया। उसके बाद ये लड़की वहाँ से आ गई और फिर कभी उस घर में नहीं गई। लेकिन लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसके बाद भी जब चर्च में आरोपी उससे मिलता था तो चर्च के अंदर भी उससे छेड़खानी करता था। ये लड़की ने अपने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवाया है। तो इसके बाद जो लड़की है वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी, उसको पैनिक अटैक्स आने लगे और इसी साल अगस्त के महीने में जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तब उसको उसकी माँ ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान और काउंसलिंग के दौरान लड़की ने सारी बातें जो डॉक्टर्स हैं उनको बताई। फिर डॉक्टरों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस 13 अगस्त को पहुंची और पुलिस ने लड़की की शिकायत पर केस दर्ज किया। लेकिन लड़की जो है उसका बयान मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसीलिए पुलिस ने इतने दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा दावा है पुलिस का। और जब लड़की का बयान कल दर्ज किया गया CRPC 164 में मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी को कल कोर्ट में पेश कर दिया, उसको जेल भेज दिया गया है, जबकि पति को अब से कुछ देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उसकी रिमांड मांग सकती है क्योंकि मामला पुराना है, 2020 से लेकर 2021 के बीच में है, तो इसमें जांच होनी है। तो कुछ ही देर में जो आरोपी है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुकेश, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब तक लड़की का बयान दर्ज नहीं हुआ तब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। FIR होने के बावजूद जब पॉक्सो एक्ट में FIR हो गई थी तो क्यों नहीं इन लोगों को तभी तुरंत पकड़कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की? क्यों पुलिस को इतना समय लगा इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करने के लिए? देखिए, पुलिस का कहना यह है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां CRPC 161 में पुलिस के सामने जो बयान देती हैं और जब वो कोर्ट जाती हैं तो अपने बयान से मुकर जाती हैं। तो पुलिस चाहती ये थी कि जो उनका केस है वो मजबूत हो जाए और एक बार लड़की के बयान CRPC 164 में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो जाएं। लेकिन चूंकि लड़की उस हालत में नहीं थी कि वो बयान दे पाए और डॉक्टर जो है लगातार मना कर रहे थे, इसीलिए जो आरोपियों की अरेस्टिंग है उसमें डिले किया गया। और कल जैसे ही CRPC 164 में बयान दर्ज हुए उसके तुरंत बाद दोनों आरोपी जो है जो कि अपनी बेल लेने के चक्कर में थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दावा पुलिस का है और आमतौर पर पुलिस ऐसा करती भी है कि रेप के मामले में पुलिस पहले ये पुख्ता करती है कि जो महिला बयान दे रही है क्या उसके बयान सही हैं, क्योंकि रेप के मामलों में जो सबूत है वो सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि जो महिला अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही है वो सबसे बड़ा एविडेंस माना जाता है। तो पुलिस ये चाह रही थी कि CRPC 164 में पहले बयान दर्ज हो जाए और उसके बाद गिरफ्तार किया जाए। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी दर्दनाक ये खबर है और काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है जिस तरीके से रिश्तों को तार तार करती हुई ये घटना दिल्ली से सामने आई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज के दामों की। किसान प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने से को लेकर सरकार के जो फैसला है उसके विरोध में है। सरकार ने जो प्याज है उसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए निर्यात शुल्क 40% बढ़ा दिया है, जिसके विरोध में महाराष्ट्र के कई किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का दावा है कि अगर वो घरेलू बाजार में कम कीमतों के चलते पहले ही नुकसान झेल रहे हैं, ऐसे में अगर निर्यात शुल्क भी बढ़ा दिया जाएगा तो उनकी कमर ही टूट जाएगी। प्याज की सबसे बड़ी मंडी जो है महाराष्ट्र की लसलगांव मंडी, वहां पर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा पहुंचे। उन्होंने किसानों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से ये निर्णय लिया गया कि प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% कर लगेगा, उसका असर महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों पर देखने मिल रहा है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लासलगांव बाजार है जो नासिक में आता है और जो लासलगांव मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है प्याज की।
लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो या फिर बाजार समिति हो, सबने मिलकर यहाँ पर बंद बुलाया है और लगातार लोगों से, किसानों से, उनकी उपज से भरी रहने वाले ये जो बाजार है वो पूरी तरीके से बंद आपको यहाँ पर नजर आएगा। केवल यही नहीं, इस तरह के आपको नासिक, अहमदनगर के अलग अलग जितने बाजार हैं, एपीएमसी मार्केट हैं, वहाँ पर बंद नज़र आएगा। इसके अलावा सतना, निफाड़, चांदवाड़, देवलाली, ये सारे जो नासिक में आते हैं, या संगमनेर, शिरडी, अहमदनगर, यहाँ पर भी किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। तो इस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसका कितना असर किसानों पर देखने मिल रहा है। जो यहाँ से आंकड़े हमने निकाले हैं उससे पता चला है कि जुलाई में जहाँ पर जो प्याज है वो प्रति क्विंटल 800 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल उसके दाम चल रहे थे, तो वहीं अब अगस्त के दूसरे हफ्ते में इसी लासलगांव की जो आंकड़े हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो प्याज के दाम थे प्रति क्विंटल वो 2300 से 2500 रुपये तक चल रहे थे। इसका किसानों को फ़ायदा हो रहा था, किसान अपने उपज को यहाँ पर ले आ रहे थे। लेकिन इस सब के बीच क्योंकि सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया कि जो प्याज हैं उसके एक्सपोर्ट पर 40% कर लगेगा, इसका मतलब ये होता है कि इसका सीधा सीधा असर किसानों की आमदनी पर आएगा। अब जब हम व्यापारी से भी बात कर रहे हो तो उनका कहना था कि अगर 25 रुपये प्रति किलो अगर हम प्याज खरीदते हैं, लेकिन उसमें अगर 40% का कर लगाया जाता है तो वो हम तो लेंगे किसान से ही, तो किसान से उसका एक किलो के पीछे 10 रुपये निकल जाता है, यानी 25 रुपये में खरीदने के बावजूद किसान को केवल 15 रुपये मिलेंगे। तो इससे किसान को भी नुकसान है, साथ ही साथ व्यापारी जिन्होंने बड़े पैमाने पर उपज पहले ही बाहर भेज दिया है, उनकी जो डील या सौदा पहले ही हो चुका है, उन पर भी इसका असर पड़ा है। ऐसे में सारी चीज़ों को देखते हुए वो चाहते हैं कि सरकार कोई फैसला ले और तब तक इस तरह से जो बाज़ार है वो बंद रहेगा। किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि जो प्याज है वो ज़्यादा समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो वो कब तक इस पूरे प्रदर्शन को आगे ले जाते हैं उस पर भी नज़र बनी रहेगी। इस सबके बीच अब सरकार की ओर से जहां ये ऐलान ज़रूर किया गया है कि बड़े पैमाने पर वो किसानों से प्याज खरीदेंगे, लेकिन क्या वो काफ़ी है? क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि आप 2 लाख क्विंटल प्याज खरीदने की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 40 लाख क्विंटल के प्याज मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो इस सारी चीज़ों के बीच में प्रशासन हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, नासिक में कलेक्टर ने व्यापारियों और बाकी लोगों से बातचीत की है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर चीज़ें बंद हैं। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और मौजूदा हालात में सरकार से वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल हम नासिक के विंसूर बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई ऐसे किसान अपने प्याज की उपज को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपने प्याज को लेकर चिंतित हैं। इस साल बारिश के मौसम में बड़े पैमाने पर प्याज खराब भी हो रहा है, साथ ही साथ जो किसान हैं उन्हें जिस तरह के दाम चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह से लासलगांव हो या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जगह हो, वहाँ पर किसान परेशान हैं, कई जगहों पर प्रदर्शन भी चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर किसान रुके हुए हैं कि उनकी प्याज को सही कीमत मिले और उसके बाद वो उसे बेच सके। हम उनसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि मुद्दा काय। काय तुमचं नाव सांगा काय आणि कुठून आलं ते सांगा। माधव फकीरा शेळके, ठाणगाव. आता इनका नाव माधव आहे और तुम्ही किती कांदा आणलेत आणि किती रुपये खर्च झालाय ते सगळं सांगा मला। एका किलोला 20 रुपये खर्च आलेला आहे, म्हणजे 2000 रुपये क्विंटलनं खर्च आलेला आहे आणि त्यातून चाळीतून बाहेर 50% माल उखड्यावर फेकलेला आहे। किती आणले किती तुम्ही? आणि आता एक गाडी आणलेली, किती असेल त्याचा? 20 क्विंटल 10-12। तो इनका कहना है कि जब इन्होंने खेती की तब प्रति क्विंटल 2000 रुपये का इन्हें खर्च आया है प्रति क्विंटल, और आधे से ज़्यादा क्योंकि बारिश और बाकी मौसम था तो उसमें प्याज भी खराब हो गए हैं। तो ऐसे में इनके पास अभी केवल 10 से 12 क्विंटल बचे हुए हैं। तो इनका कहना है कि जब इनका खर्च ही 20 रुपया हो रहा है तब ये 20-22 रुपये में देंगे तो कमाएंगे क्या? और उसमें भी सरकार की ओर से जिस तरह से 40% टैक्स लगाने की बात की गई है उसका भी असर पड़ा है। आप कह रहे थे कि आप लोग भी आए हैं, क्या क्या आप लोगों की मांग है? क्योंकि बाजार भी बंद है, तो कितने समय तक आप लोग इस कांदा को रख सकते हैं, प्याज को रख सकते हैं? और नहीं तो वो भी तो मौसम में खराब होगा। अभी वो तो खराब हो रहा है बहुत। अभी आता आहे ना, साडीत आम्ही 4-4, 5-5 ट्रॅक्टर टाकेले तर 2-2, 3-3 ट्रॅक्टरने हाती लागू राहिले, बाकी ते विकू राहिले 300-400 रुपये भावात 2 नंबरचा माल। आता तुमची मागणी काय?
आता आम्हाला आहे ते मार्केट क्लिअर चाललं पाहिजे, पण जो भाव आहे तो कमीत कमी 4,000 रुपये तरी आता मिळायला पाहिजे आता होता. पण बाजार बंद आहे, तर हे कधीपर्यंत बंद राहणार ते पण आपल्याला माहित नाही. तुम्ही तुमचा कांदा किती कधीपर्यंत ठेवू शकतात? आता लय झालं तर 15-3 वार राहील आमच्याकडचा माल फक्त. तो इनका कहना है कि अगर 5 ट्रैक्टर प्याज निकलता है तो उसमें लगभग 2 ट्रैक्टर जो प्याज है वो खराब हो जाता है मौसम की वजह से, 2.5 ट्रैक्टर. तो उसका भी जो खर्च है वो तो उतना ही पड़ रहा है, पानी भी उतना ही लग रहा है, मेहनत भी उतना ही लग रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई कंसिडरेशन कहीं पर नहीं है. इसी की वजह से आप देखें कि जो किसान हैं वो सरकार से नाराज हैं, सरकार के इस फैसले से नाराज हैं, और उसके वजह से किस तरह से प्रभाव पड़ा है, किस तरह से परिणाम पड़ा है उनकी उपज पर, साथ ही साथ किस तरह से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसे लेकर भी वो नाराज है. और इस सब के बीच में जिस तरह से अब सरकार की ओर से एक टैक्स लगाया जा रहा है 40%, उसकी वजह से इनका कहना है कि दाम और गिर गए हैं और इसी के कारण बाजार बंद है. किसान इंतजार कर रहे हैं कि उचित कोई निर्णय किया जाए ताकि उन्हें सही पैसे मिले, उनके उचित दाम मिले. और जिस तरह से पिछली बार परेशानी में सरकार की ओर से मदद नहीं मिली, ऐसे में अगर कुछ कमा रहे हैं तब भी सरकार उसमें कुछ ना कहे, ये उनकी मांग है. नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया. उधर उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार बाजार में से 3 लाख टन प्याज खरीद रही है और उससे किसानों को सही कीमत भी मिलेगी. हमने अभी तक 3 लाख टन, 1.5 लाख टन नाफेड द्वारा, 1.5 लाख टन एनसीएफ द्वारा अभी तक हम खरीद चुके हैं, जिसके कारण जो किसानों का दाम बहुत ही कम था आज से महीना 1.5 महीना पहले, वो अच्छी मात्रा से बढ़ा है और किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम मिला है. जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्त और खरीदेंगे इस वर्ष. जो राजनीतिक विरोध करने वाले लोग तो सभी जगह रहते हैं ना, तो हर एक चीज में वो राजनीति करते हैं. किसान और देश हित उनके लिए आवश्यक नहीं है. वो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल विरोध करके और किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनके बहकावे में कोई ना आए तो किसानों का हित होगा. वहीं किसानों के प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र के कृषि मंत्री उन्होंने हमारे सहयोगी हिमांशु से बात की. धनंजय मुंडे ने बताया कि किसानों को राहत देने के लिए सरकार 1410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीद रही है. प्याज के मसले पर महाराष्ट्र में किसानों ने प्रदर्शन किया है और महाराष्ट्र के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं धनंजय मुंडे, उनकी पीयूष गोयल के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है. क्या इश्यूज आपने रखे खाद्य मंत्री के साथ? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से प्याज के किसानों में के अंदर एक असंतोष था कि उनको लग रहा था कि आज जिस तरीके से एक्सपोर्ट पे 40% ड्यूटी लगाई गई है, उस कारण से प्याज के भाव बहुत नीचे गिरेंगे और हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा. तो वहाँ के प्याज उत्पादक किसानों के हितों के कारण मैं वहाँ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के नाते वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र भाऊ फडणवीस साहब और डिप्टी सीएम अजित पवार साहब ने पीयूष गोयल सर से बात की और मैंने भी पिछले लगातार 3-4 दिनों से मैं उनसे बात करता रहा हूँ. तो उस समय हम कुछ वहाँ के किसानों से भी बात कर रहे थे, तो वो उनकी भावना और उनकी प्राइस ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रस्ताव रखा था. शायद उसी समय उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया और महाराष्ट्र के नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इस देश में प्याज के किसान उगाते हैं उन सबको एक अच्छी प्याज का दाम मिले, इसलिए नाफेड और एनसीएलटी से 2410 रुपये खरीद करने की पर क्विंटल रिक्रूटमेंट करने की तैयारी में लगी है. और आज 12 बजे से जो मार्केट के नाम अभी प्रेस में अनाउंस किए उस मार्केट में खरीदारी चालू हो जाएगी. तो आपको लगता है इससे जो किसानों का असंतोष है उसको नियंत्रित करना आसान? देखिए, ऐसा है कि 2410 रुपये इतिहास में महाराष्ट्र के प्याज के लिए नाफेड ने और एनसीएलटी ने खरीद के लिए दिए नहीं थे, एनसीसीएफ ने. तो एनसीसीएफ और नाफेड जब 2410 रुपये देता है, पिछले साल यही भाव एनसीसीएफ और नाफेड का 1200 रुपये था.
तो इस बार वो दुगना किया है। तो इसलिए किसानों का इसमें नुकसान बिल्कुल नहीं है। और ये ड्यूटी का जो मसला है उस बारे में सरकार जिस तरीके से पुनर्विचार करेगी तब करेगी, लेकिन ड्यूटी भी हो तो भी किसानों के भाव नहीं गिरेंगे और जो उपभोक्ता है उसको भी सही दाम में प्याज मिलेगा। ये भूमिका केंद्र सरकार की है। शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जो प्याज किसान है, प्याज उगाने वाले, उनका जो आंदोलन था इसमें केंद्र ने हस्तक्षेप किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पहले बार हुआ है इतना बड़ा निर्णय। 2024 2410 रुपया और 2 लाख हेक्टर मेट्रिक टन 2 लाख मेट्रिक टन प्याज जो है ये नाफेड के माध्यम से खरीदी किया जाएगा। और जो मैंने उनको कहा कि जो कंटेनर में लोड हुआ है उसको भी खरीदेंगे बोले, और इसके बावजूद और भी जो कुछ करना पड़े उसकी भी वो भी करेंगे। किसानों से जुड़ी हुई एक और खबर पर आपका ध्यान ले जाते हैं। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने आज चंडीगढ़ में धरना देने का फैसला लिया, कोशिश की, लेकिन जगह जगह पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती के बीच में वो चंडीगढ़ के रास्तों तक नहीं पहुंच पाए। किसानों ने खराब हुई फसल का मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त तैयारी की हुई थी। पंचकुला से जीरकपुर और चंडीगढ़ में प्रवेश करने के सारे रास्तों को रोका गया था और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। वहीं मोहाली जाने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी की गई थी और कई किसान नेताओं को नज़रबंद भी किया गया। आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर में किसानों के आंदोलन की जो एक बड़ा आंदोलन वहां चल रहा था। कल इस जिले में लौंगेवाल में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। इस दौरान एक किसान की लाठीचार्ज और इस झड़प के बाद मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक किसान की मौत एक प्रदर्शनकारी के ट्रैक्टर के नीचे आने से हुई। पुलिस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, लेकिन इसको लेकर भगवंत सिंह मान सरकार को किसान लगातार घेर रहे हैं। कानून व्यवस्था बरकरार करने के लिए, जिससे कि वो वहाँ जाकर किसी तरह का उपद्रव ना करें, तो प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं। और उसके तहत जो है यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर और जितने भी नाके बॉर्डर्स पड़ते हैं वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स तैनात की है। कुछ एक जगहों पर जो है उन्हें डिटेन किया गया है और अभी तो सारा चीज़ शांतिपूर्ण है। तो इसमें जो किसान नेता हैं और जो किसान है वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और पारस्परिक तालमेल से ये जो सारा ऑपरेशन है ये ठीक चल रहा है। मुंबई पर आतंकवादी हमले के आरोपी तहावुर राना को भारत लाने की कोशिशों को झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की अदालत ने राना के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। बाइडेन प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए अमेरिकी अदालत ने राना के भारत में प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी मूल के तहावुर राना भारत में 26/11 के जो आतंकवादी हमले हुए थे उसमें उनके हाथ को लेकर मुकदमा भी चल रहा है। चलिए अब आपको एक बड़ी अहम खबर बताते हैं जिसका हम सब के जीवन पर असर पड़ेगा। सुरक्षा के लिहाज से कार किस पायदान पर है और अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसे उस वक्त सवार लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है, इसके बाद जो एक टेस्ट कराया जाता है इन सब चीज़ों को जानने के लिए और उसके बाद 5 स्टार रेटिंग से जो उसको रेट किया जाता है, 5 में से कितने अंक दिए जा रहे हैं। इसके साथ अब भारत की NCAP यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की जो रेटिंग है उसका स्टिकर मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा। स्वैच्छिक तौर पर NCAP के जरिए गाड़ियों के क्रैश की टेस्टिंग 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है, लेकिन कार निर्माता अभी से इस नई व्यवस्था पर बढ़ चढ़कर भरोसा दिखा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के 30 मॉडल से ज्यादा अब तक इस टेस्टिंग से गुजरने को लेकर फिलहाल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। इस साल 5 लाख सड़क हादसे हुए हैं। हादसों में हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
1100 सड़क हादसे रोज होते हैं और रोज करीब 400 लोगों की मौत इन हादसों में हो रही है। हर घंटे 47 सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे 18 लोगों की मौत होती है। तो उम्मीद यही जता रही है, सारे सिर्फ कार क्रैश से नहीं होते, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर ये जो पूरा सिस्टम लागू किया जाएगा उससे काफ़ी हद तक जो कार के दुर्घटना होती है, टकराने की जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें लोगों की जो मौत है उससे बचा जा सकेगा। हमारे सहयोगी परिमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, भारत 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपना खुद रेटिंग सिस्टम होगा। किस तरीके से ये सिस्टम मदद करेगा लोगों की जान बचाने में? देखिए, इसमें दरअसल चिंता इन लोगों ने देखा कि दूसरे देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिका है, वहां पर हादसे यहां से ज्यादा होते हैं लेकिन मौत कम होती है। और कुछ तरह इसी तरीके के आंकड़े सेव लाइफ फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम के दौरान दिए, जिसमें ये कहा कि जितने भी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में देखा गया, उसमें 64% जो कंपार्टमेंट है जहां पे पैसेंजर बैठते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। 32% में सीट का डिफॉर्मेशन हो गया। तो इन सब को देखते हुए ये आकलन कर पाई सरकार कि हादसे में जो है वो जब कार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगी तो उसमें असर सीधे तौर पर मुसाफिरों पर पड़ता है। हालांकि बहुत सारे जो तरीके हैं वो अंदर में दिए गए, एयरबैग्स वाली टेक्निक हो या सीट बेल्ट की टेक्निक हो, वो पहले से ही दी जा चुकी है। लेकिन अब कार की मजबूती को लेकर आकलन करने को लेकर एक नया जो तरीका है वो ढूंढा गया है। स्वैच्छिक है, लेकिन इससे कार कंपनियों को भी एक नया भरोसा मिलेगा और साथ में उन खरीदारों को भी जो खरीदना चाहते हैं कार, जिनको पता होगा कि कुछ पैसे ज्यादा खर्च करेंगे तो कितनी रेटिंग वाली कार उनको मिल सकती है, जो इस जो मैकेनिज्म है, जो प्रोग्राम है उससे अगर गुजर चुकी है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है उससे गुजरने के बाद उनको 5 स्टार रेटिंग में से रेटिंग दी जाएगी। तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए भी अच्छा है, साथ में जो खरीदार है उनके लिए भी अच्छा है, और जो दुर्घटनाओं से होने वाली मौत है उसमें भी कमी आने की बात है। सीधे तौर पे जो सड़क और परिवहन सचिव हैं, उन्होंने कहा कि 1/3 मरने वालों की तादाद कम हो जाएगी अगर इस प्रोग्राम को हम लोग सही तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है कि कार को लेकर भी रेटिंग सिस्टम, स्टार सिस्टम, और अब नए दौर से गुजरना पड़ेगा और भारत की स्वदेशी तकनीक होगी जिसके जरिए इसका आकलन किया जाए। परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो एक पहल और सड़क पे सुरक्षित जो है लोगों को रखने की और जो जिंदगियां सड़क पर चली जाती हैं उसके आंकड़े को कम करने की। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। लक्षद्वीप में एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को बहाल रखा है। ऐसे में अब उन पर लोकसभा की सदस्यता जो है उसकी अयोग्यता की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। केरल हाईकोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद जो सजा थी उसके बाद निलंबित करने का उन्हें फैसला रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल हाईकोर्ट ने कानून के सारे पहलुओं पर गौर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केरल हाईकोर्ट को मामले पर फिर से विचार करना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को 6 हफ्ते में सजा निलंबित करने पर फिर से विचार करने को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट में के अपील पर फैसले करने तक उनकी सजा निलंबित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते कि अयोग्यता होने से अचानक क्षेत्र में वैक्यूम हो जाए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सबकी नजरें न सिर्फ भारतवासियों की बल्कि पूरे विश्व की नजरें इस वक्त चंद्रमा है उस पर लगी हुई हैं, क्योंकि भारत का चंद्रयान कल वहां पर उतरने वाला है। उसी को लेकर जुड़ी हुई सारी खबरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए तो अब बात करते हैं एक खबर की जिसने बिहार में कम से कम बड़ा लोगों को चौंका के रखा हुआ है, और इससे यह भी पता चलता है कि किस तरीके से जो हमारे नेता हैं वो जनता को जब एक बार बन जाते हैं, कुर्सियों पे पहुंच जाते हैं, तो जनता को कैसे भूल जाते हैं। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को जाने देने के लिए 2 एम्बुलेंस गाड़ियों को रोक कर रखा गया। मामला पटना का है। नीतीश कुमार मरीन ड्राइव इलाके में निरीक्षण करने पहुंचे थे। दोनों एम्बुलेंस में मरीज थे और उनके साथ उनके परिजन भी थे, जो काफी देर तक परेशान होते रहे। और इस जो आपको जो वीडियो दिख रहा है इसमें भी काफी परेशान वो दिखाई भी पड़ रहे हैं। विपक्ष ने अब इस मामले पर नीतीश सरकार को घेरा है और हमलावर है कि किस तरीके से जनता के सेवक कहने वाले नेता अब भूल जाते हैं और जनता को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप ये देख रहे हैं कि एम्बुलेंस दोनों कैसे रुकी हुई हैं और फर्राटे भरता हुआ मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है। वाह, क्या बिहार है, क्या चलिए चंद्रयान 3 की अब बात करते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इसरो लगातार चंद्रयान 3 के मिशन को लेकर अपडेट दे रहा है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर है। यह भी कहा गया कि सिस्टम को नियमित तौर पर जांच की जा रही है। सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। 23 अगस्त को इस अभियान का लाइव टेलीकास्ट शाम 5:20 पर शुरू होगा। वही इसरो ने चांद की जो तस्वीरें लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से मिल रही हैं उनको भी जारी किया है। ये सब तस्वीरें भारत का जो चंद्रयान का जो लैंडर है उससे आ रही हैं। ये तस्वीर 19 अगस्त को ली गई थी। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर इतिहास बनाने की तैयारी में है और बिल्कुल इतिहास के करीब पहुंच गया है। इसे लेकर बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में जो एरोस्पेस विज्ञानी हैं प्रोफेसर अपारी, उनका कहना है कि ऊपर सब कुछ अगर सब कुछ गड़बड़, मतलब कुछ अगर मान लीजिए पिछली बार की तरह परेशानी भी होती है, कुछ गड़बड़ भी होती है, तो भी जो चंद्रयान 3 है वो लैंड जरूर करेगा। भारत चंद्रयान 3 मिशन कर रहा है, चांद की तरफ रुख किया है और बहुत उम्मीद है कि इस बारी विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हाथ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का भी हाथ है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राधाकांत पाढ़ी, वो प्रोफेसर हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, और उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है चंद्रयान 2 में भी और चंद्रयान 3 में भी। पाढ़ी साहब ये बताइए, नमस्कार जी, ये बताइए ये जो चंद्रयान 3 मिशन है इसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि इस बारी भारत सॉफ्ट लैंड कर पाएगा? मुझे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत सारा जो डिफ़िकल्टीज था चंद्रयान 2 के मिशन में वो आइडेंटिफाई हो चुका है, और जितना भी आइडेंटिफाई हुआ है सारे के सारे प्रॉब्लम निपटा दिया गया, बेसिकली सारे के सारे प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है बेसिकली। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि सक्सेसफुली लैंड होगा। चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं चंद्रयान 2 से, फिर थोड़ी बात भी करेंगे चंद्रयान 2 में क्या क्या खराबी हुई थी, लेकिन पहले ये बताइए कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव आए? काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो इसको आप 4 या 5 मेजर इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं। एक तो मेजर इम्प्रूवमेंट ये है कि आपका जो सैटेलाइट ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 मिशन से, अभी और एक ऑर्बिटर नहीं चाहिए, इसीलिए उसका जो मास था वो मास से थोड़ा निकाल के आप लैंडर में डाल दिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा फ्यूल मार्जिन बढ़ जाता है, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि फ्यूल से मतलब रन आउट नहीं होंगे हम, फ्यूल रहेगा बेसिकली लैंडर।
सेकेंडली वो लेग जो है, जो टचडाउन के टाइम पे जो लेग होता है उसको थोड़ा स्ट्रांग किया गया बेसिकली, सो दैट वो मास के लिए एडवांटेज हुआ। और वो थोड़ा पे लोड भी थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हैं स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के लिए, वो तो मेन एडवांटेज हो गया। और जो फेलियर एनालिसिस के बाद जो हमको मिला था जो कि इंजन का प्रॉब्लम था बेसिकली, तो इंजन का प्रॉब्लम भी रेक्टिफाई किया गया बेसिकली। अभी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा बेसिकली, बार बार टेस्ट किया गया उसको एक्चुअली। सो इंजन का जो थोड़ा ओवर परफॉर्मेंस हो गया था वो ओवर परफॉर्मेंस अभी नहीं होगा। अगर हो भी गया और अगर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस भी हो गया, उसके लिए थ्रस्ट कंट्रोल रेगुलेशन लॉजिक भी है, तो वो होने नहीं देगा बेसिकली आपको। तो थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी आपको जितना ट्रस्ट चाहिए उतना ही मिलेगा बेसिकली। सो इसका फीडबैक कंट्रोल लूप डाला गया है उसके अंदर। तो कई मायनों में चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 से टेस्टिंग ज़्यादा करी गई है, बहुत ज़्यादा किया गया है बस, क्योंकि चंद्रयान 2 का तो थोड़ा बहुत पहले आपको सोचना चाहिए कि चंद्रयान 2 तो पहला लैंडिंग मिशन था, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था, इसलिए कुछ नहीं होगा। जब मोटिवेशन होता है तो हम लोग करते हैं कि आराम से हो जाएगा, इसे तो थोड़ा सक्सेस ओरिएंटेड था इसलिए माइंडसेट, इसलिए थोड़ा ज़्यादा उसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। सो ज़्यादा स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया गया बेसिकली। बट एक बार अगर फेलियर हो गया तो आपको सबके ऊपर डाउट आता है, ये खराब हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी अब जो डिजाइन जो हुआ है तो फेलियर मोड में हर एक चीज़ फेलियर हो सकता है, इसी को समझ में रखते, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया बेसिकली, इसीलिए आपका टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है बेसिकली। तो आपको उम्मीद है कि चंद्रयान 3 अच्छे से परफॉर्म करेगा और इस बारी भारत को सक्सेस मिलेगा, सॉफ्ट लैंडिंग सेलेस्टियल बॉडी? सर्टेनली यस, बहुत ही कॉन्फिडेंट के हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि नहीं ये नहीं कि हमारा गाइडेंस लॉजिक यूज हुआ है, वो तो अच्छी बात है, हम लोग तो कंट्रीब्यूट किए ही बेसिकली, बट लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू इसरो। रिमेंबर राइट, ये सब पहले बताया कि ज़्यादा पैंडेमिक के टाइम पे भी किए हैं बेसिकली, वो फील्ड टेस्ट आपको फील्ड में जाके करना पड़ता है, तो घर में बैठ के नहीं कर सकते। और इतना सारा जो सोच के किया गया प्रपोल्सन मॉड्यूल जो बोले सेटेलाइट नहीं, वो तो वेरी इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस बेसिकली। सो बहुत ज़्यादा जितना सारा काम हुआ है उसके हिसाब से देखते हुए मैं तो ऑलमोस्ट 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि नॉट ओनली ये सॉफ्ट लैंड करेगा बल्कि टारगेट पे ही लैंड करेगा।